नाज़रीन सलाम अलैकुम। प्रोग्राम इंतखाब में आपका मेज़बान अतहर काज़मी एक बार फिर आपका खैर मकदम करता है। नौजवान दोस्तों, जैसा कि इस नाम से ये लगता है कि ये प्रोग्राम ख़ास तौर से उन नौजवानों के लिए है जो अपने कैरियर के लिए तमाम तरीक़े की मुश्किलात का सामना करते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रोग्राम के ज़रिए आपके कैरियर को एक वो मुकाम मिले कि जहाँ पर आप जाना चाहते हैं। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनसे हम गुफ्तगू करेंगे उनके टॉपिक पर और तफसील से जानने की कोशिश करेंगे कि वो अपने कैरियर में इस मंजिलों तक पहुँचे हैं। बिहम्दुलिल्लाह वो आज किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट के, और तकरीबन 32 साल हो गए उन्हें इस टीचिंग लाइन में और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने अपनी खिदमात को अंजाम दिया है। अगर यूँ तो मैं उनके तारुफ में कहने बैठूं तो तकरीबन 5 या 10 मिनट लग जाएंगे, लेकिन मुख्तसरन आप हमारी कौम के लिए एक ऐसा नायाब हीरा हैं और हम कोशिश करेंगे उनसे उन तमाम सवालात की बारे में जानने के लिए जिससे हमारे नौजवान मुस्तफ़ीज़ होंगे। मेरी मुराद प्रोफेसर डॉक्टर अब्बास अली मेहंदी साहब से है। डॉक्टर साहब खैर मकदम करता हूँ। शुक्रिया। और जैसा कि मैंने बताया कि ये प्रोग्राम इंतखाब नौजवानों के लिए है, तो हम ये चाहते हैं कि आपका जो सफ़र शुरू हुआ शुरुआत से वो हमारे नाज़रीन को और उन नौजवानों को बताएं कि सफ़र की शुरुआत कैसे हुई। देखिए, ज़िंदगी का सफ़र हमारा वैसे तो पैदाइश हमारी लखनऊ में हुई थी, बट क्योंकि हमारे वालिद अलीगढ़ में मुलाजमत करते थे, वहाँ पे मेडिकल कॉलेज में पहले रीडर थे, फिर प्रोफेसर हुए, बाद में प्रिंसिपल हुए, तो इस वजह से हम सारी तालीम हमने और इनिशियल जितना भी ज़िंदगी का सफ़र था हमारा वो अलीगढ़ में गुजरा। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है वो अपने आप में एक नया यूनिवर्सिटी है और वहाँ पे एक टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट का बड़ा अच्छा एक मौका मिलता है। और हम कैंपस में रहते थे वहाँ पे, बीच कैंपस के अंदर इनिशियल हमारी ज़िंदगी सारी वहीं पे कटी। और स्कूलिंग हमारी जो थी बेसिकली वो शुरू जो की हमने, तो वहाँ पर आवर लेडी ऑफ फातिमा हायर सेकेंडरी स्कूल हुआ करता था, उसमें हमने इनिशियल अपनी स्टडीज़ की जी। और वो एक दौर था जब लेट 1960s में हमने वहाँ पर ज्वाइन किया। स्कूल भी बन रहा था उस वक्त, अलीगढ़ में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं था उस वक्त, मगर ये कि लर्न करने का बहुत मौका मिला, एक्सपोजर बहुत मिला हमें वहाँ पे। उसके बाद में फिर हमने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्री यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया और वहाँ पे जो उस वक्त के टीचर्स थे वो एक से एक रोल मॉडल्स हुआ करते थे अपने दौर के। चाहे वो इनिशियल हमारे केमिस्ट्री के टीचर्स थे, प्रोफेसर उस्मान साहब थे, और क्या कहते हैं शहाबुद्दीन साहब थे, वसीर रहमान साहब थे, वो सब एक स्टालवर्ड्स अपने फील्ड के हुआ करते थे। और उस ज़माने में अलीगढ़ में एक ख़ास बात थी कि जितने भी वहाँ के टीचर्स थे उन सबको एक एक्सपोजर बाहर के मुल्कों का था। तो सब लोग जो हैं, कोई अमेरिका से, कोई जर्मनी से, कोई इंग्लैंड से पढ़ के आया था, तो उनको एक यानी कि जो हम लोग ऐसा रोल मॉडल जिसे कहते हैं वो एक हमारे सामने वो थे कि जिनको देख के हम लोग बढ़े और उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका हमें मिला। और देखिए, ज़िंदगी में जब तक कि आपका एक कोई आइडिया ना हो, एक कोई विज़न ना हो, एक कोई सोच ना हो, तब तक आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल रहता है। बट वो मतलब एक मंजिल होना बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी। और अलीगढ़ में उसके मौके काफ़ी मिले। और हमारा शुरू का चाहे स्कूल का वहाँ स्कूलिंग का रहा हो, चाहे यूनिवर्सिटी का रहा हो, स्टे रहा हो, वो यानी कि टोटल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में उसने बहुत मदद की हमारी, और दुनिया को समझने में, लोगों को समझने में, और स्पेशली साइंस के बारे में और एजुकेशन के बारे में जितना नॉलेज हमने लिटरेरी उतना हम नहीं कर पाए वहाँ पे, जबकि हालांकि लिटरेरी भी बहुत अच्छा वहाँ पे था, बट वो पहलू हम नहीं छू पाए। बट लिटरेचर का, जैसे कि उर्दू लिटरेचर है या अरबिक लिटरेचर है, उसके बारे में इतना हम नहीं जा पाए। बट साइंस के बारे में जितनी मालूमात वहाँ पे हमें हुई, उस वक्त ना कंप्यूटर था, ना मोबाइल था, ना इतना ज़्यादा ये जो आजकल के डेवलपमेंट्स हैं जिसमें नॉलेज गेन होती है, वो चीज़ें नहीं उस वक्त मौजूद थी। बट इन स्पाइट ऑफ दैट वी लर्नड अ लॉट। नहीं डॉक्टर साहब, एक बहुत अहम के शख्सियत के साथ वालिद साहब बिहम्दिल्लाह मरहूम पद्म श्री मेहंदी हसन साहब, अब जाहिर सी बात आप उनके बेटे हैं, तो एक तवक्कुआत लोगों को भी बहुत सारी रहती है, तो वो एक जहन पे एक बात थी कि हाँ मुझे ये करना है या ये करना है।
ये बहुत अच्छी बात आपने कही, मेरे जहन में ये बात थी बट मैं कह नहीं रहा था इस बात को। ये एक किसी भी बच्चे के लिए बड़ा एक जिसे कहते हैं एजिटेटेड माइंड रहने का तो रहता है कि अगर बाप उसका इतना बड़ा मकाम हासिल करे और लोग बट नेचुरल है उसको कंपेयर करते हैं। तो मेरे लिए इनिशियल फेज़ में लोगों के एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई रहते थे और जहाँ मैं जाता था तो भी कहते थे कि मेहदी हसन साहब का बेटा है ये, तो लोगों को एक्सपेक्टेशंस वो रहते थे। तो अक्सर मेरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में इनिशियली इसमें मुझे बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इनिशियली हर आदमी हर शख्स एक तरह से नहीं हो सकता है। ज़रूर हम भी कोशिश करते थे, सोचते थे, दिमाग में रहता था कि भाई हम भी वालिद की तरह बने, मगर मेरे ख्याल से उनका दौर दूसरा था। हम जिस दौर में पैदा हुए थे वो कंपैरेटिवली 30 साल बाद की बात थी, तो वक्त बदल गया था और शायद मेरे में अंदर उस वक्त वो कैपेबिलिटीज़ नहीं थी। तो मुझे उस वक्त ये चीज़ प्रेशर बहुत रहता था मेरे ऊपर। और मेरे ख्याल से कोई भी बच्चा जो ऐसे वालिदैन का बच्चा होगा उसके लिए एक अंडर प्रेशर इनिशियल ज़िंदगी जीना पड़ती है। फ़ायदे बहुत होते हैं मगर नुकसानात भी होते हैं। वो नुकसान हमने काफ़ी उठाए उसके, लोगों के एक्सपेक्टेशंस की वजह से, लोगों के एस्पिरेशंस की वजह से, लोगों के, और उसमें लगता था इनिशियली हमें लगता था कि हम उसमें उस लेवल पे नहीं आ पा रहे, क्योंकि अब जाहिर सी बात है हमारा शुरुआती दौर था और वो अपने एक उरूज पे थे। तो बट ये कि मेरे ख्याल से सोसाइटी से आप लड़ नहीं सकते उसमें, उनके एक्सपेक्टेशंस अपनी जगह जायज़ थे और हमारी परेशानी जो हम ही सिर्फ जानते थे वो भी बहुत पेचीदा थी। आपने बात कही है नहीं सर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट। हमारे प्रोग्राम का मोटिव भी यही है कि ज़्यादातर चीज़ें होती ये हैं कि एक तो बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन और कुछ ख़ानदान की एक्सपेक्टेशन, कुछ वालिदैन की एक्सपेक्टेशन। नहीं, खैर हमारे वालिदैन ने कभी हमको अंडर प्रेशर, अंडर ड्यूरेस नहीं रखा, ये सबसे बड़ी बात थी। और टोटल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए हमारे लिए मेरे ख्याल से वो आगे चल के दो चीज़ें हो सकती थी, या तो हम बहुत हाई जाते और या हम वहीं के वहीं रह जाते। तो अगर हमारे फैमिली से वो प्रेशर होता तो मेरे ख्याल से मेरे नुकसान ज़्यादा होता, बट कभी मेरे ऊपर अनड्यू प्रेशर किसी ने नहीं डाला। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि मेरा डिसीजन था कि मैं MBBS नहीं करूंगा, ये मेरा डिसीजन था। वो मुझे लगता था कि क्या कहते हैं कि मुझे टीचिंग में, रिसर्च में ज़्यादा इंटरेस्ट है, और उस वक्त मेरे दिमाग में ये बात नहीं थी, क्योंकि मुझे लगता था कि MBBS करने के बाद मैं सिर्फ मरीज़ों का इलाज करना वो चीज़ रहेगी और हम टीचिंग और रिसर्च नहीं कर पाएंगे। तो वालिद से मैंने, जब वालिद ने अपनी ख्वाहिश जाहिर की मेरे सामने कि आप तुम जो हो MBBS करो, तो हमने कहा आप कह रहे हैं तो मैं एक बार मेहनत करके बैठने की कोशिश करूँगा, बट मेरा दिल से ख्वाहिश नहीं है। तो उन्होंने कहा तुम्हारी ख्वाहिश क्या है, पूछा उन्होंने मुझसे, और मेरा उनसे बड़ा हार्ट टू हार्ट डिस्कशन हुआ। और मैंने कहा पापा मैं बड़ा बन के टीचर और रिसर्च करना चाहता, और मुझे लगता है कि ये 5 साल मैं करूं, फिर मैं उसके बाद में इंटर्नशिप करूं, फिर मैं PG करूं और फिर मैं जाऊं, तो मुझे 10 साल लगेंगे इसमें, इस पीरियड से गुजरने के लिए। और ऐसे मैं BSc और MSc करके 5 साल में मैं अपना रिसर्च का काम शुरू कर सकता हूं। उसके बाद मुझे शौक़ है टीच करने का। तो उन्होंने कहा जो तुम्हारी, अगर तुम्हारी सोच में ये है और तुम चाहते हो तो मेरी तरफ से कोई वो नहीं है, तुम क्या करोगे तुम। तो एकदम से मेरे पता नहीं कहाँ से जहन में आया कि बायोकेमिस्ट्री में इंटर करूँ मैं। अच्छा, वो उस वक्त तक मुझे इतना बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था, जैसे मैंने पहले कहा कि उस वक्त इतनी ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल नहीं थी कि जिसमें हो, बट बहरहाल देखा था मैंने कि लोग बायोकेमिस्ट्री में PhD करके इमीडिएटली बाहर चले जाते हैं, कोई अमेरिका चला जाता है, कोई इंग्लैंड चला जाता है, कोई जर्मनी चला जाता है फ्यूचर का काम करने के लिए। तो मुझे हुआ कि मैं भी बायोकेमिस्ट्री में करूँगा और बाहर जाके कहीं कुछ काम करेंगे, कुछ सीखने का मौका मिलेगा। और लकीली ये हुआ कि जैसे ही मैंने ज्वाइन किया बायोकेमिस्ट्री में, तो वहाँ पे मुझे नाम याद है, बीबी डॉक्टर पुष्प भार्गव साहब थे, वो CCMB के उस वक्त डायरेक्टर हुआ करते थे। उन्हीं ने एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर हमें यहाँ आके दिया। उसने मेरे दिमाग को इतना ज़्यादा यानी कि मोल्ड किया और इतना ज़्यादा उसने मुझे यानी कि अट्रैक्ट किया टुवर्ड्स द सब्जेक्ट, कि जब से उनका वो लेक्चर, मुझे आज मेरे ख्याल से गालिबन मोर देन 32-33 साल हो गए उस लेक्चर को सुने हुए, मगर आज भी वो हर बात उनकी मुझे याद है। जो जो चीज़ें उन्होंने वहाँ पे कहीं, फैसिनेशन ऑफ बायोलॉजी, फैसिनेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, उन्होंने कहा कि भाई इंसान, हर इंसान जो है वो एक सेल से शुरू होता है और वो एक सेल
तकसीम होता है, डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई करता है और जिससे पूरा एक इंसान बन जाता है। तो ये कैसे होता है और क्यों ऐसा होता है कि वही एक सेल जो है बदल के दिमाग में हमारे बन जाता है, वही दिल में बदल जाता है, वही हमारे लीवर में कन्वर्ट हो जाता है, वही हमारे बोन्स में कन्वर्ट हो जाता है, क्या चीज़ ऐसी है? तो ये चीज़ उनकी जो थी मेरे को बहुत अपील किया इसने, और वहाँ से मेरे दिमाग में ये था कि भाई ये क्या फैसिनेशन ऑफ साइंस है, ये क्या चीज़ है ऐसे। बाद में एक आपको शेर सुनाऊँ कि वो लोग कहते हैं चकबस का शेर था, किसका शेर था, कि बड़ा वो हमारी पूरी बायोकेमिस्ट्री को पूरी डिफाइन कर देता है। पूरी बायोकेमिस्ट्री की जो डेफिनेशन है वो इस शेर में है, और वो ये है कि ज़िंदगी क्या है, अनासिर में ज़हूर तरतीब, मौत क्या है, इन्हीं अज्जा का परेशान होना। तो अब पता नहीं उस वक्त शायर को ये मालूम भी था कि वो क्या कह रहा है कि नहीं कह रहा है, कैसे कह रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि 100 साल पहले का, 150 साल पहले का शेर होगा। अगर 100-150 साल पहले का है शेर, तो उस वक्त बायोकेमिस्ट्री ऐसा सच इवॉल्व नहीं हुई थी। मगर ये डिफाइन करता है कि जिंदगी क्या है, व्हाट इज लाइफ। अनासिर में ज़हूर तरतीब, अनासिर हम उसको कहते हैं, जब भी बच्चों को पढ़ाते हैं तो ये कहते हैं, अनासिर को कहते हैं बायोमॉलिक्यूल्स, कहते हैं कि ऑर्गेनाइज असेंबली ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। और मौत क्या है, इन्हीं अज्जा का परेशान होना। अब परेशान होना का वर्ड जो है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें, कि परेशान होना माने ये डिस्ट्रप्शन खाली नहीं है, उनमें कुछ गड़बड़ी हो जाना, कि उनके तनासुर में कुछ परेशानी आ गई है। तो ये जो डेफिनेशन बताता है, ये पूरी बायोकेमिस्ट्री, पूरी जिंदगी को डिफाइन कर दे। मतलब इतना अहम तरीन, मतलब आपने इस शेर बस को बस बस जोड़ा। ये दिमाग में। लेकिन सर सबसे अहम चीज़ एक है बायोकेमिस्ट्री, लोगों के नाम बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं था, खासतौर से गहवारे अदब हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को कहते हैं। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में कितने साल, कब से ये कोर्स शुरू हुआ? नहीं, अलीगढ़ में देखिए काफ़ी पहले शुरू हो गया। एक फॉर्चुनेटली अलीगढ़ में जो था इसका डेवलपमेंट अर्ली स्टेजेस में हुआ, बट ये केमिस्ट्री का पार्ट हुआ करता था। तो जब हम पढ़ रहे थे, तो हमने जब ज्वाइन किया है एमएससी, तब तक ये केमिस्ट्री का पार्ट हुआ करता था। बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट सेपरेट डिपार्टमेंट नहीं था वहाँ पे। बायोकेमिस्ट्री एक पार्ट था केमिस्ट्री का, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, फिजिकल केमिस्ट्री होता है, वैसे ही बायोकेमिस्ट्री भी था। जब हम पहले साल में थे तो बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री का पार्ट था। जब दूसरे ईयर में हम आए तो उस वक्त तकसीम हुआ डिपार्टमेंट और बायोकेमिस्ट्री का शोभा वहाँ निकला। तो मेरे ख्याल से गालिबन 1984 में बायोकेमिस्ट्री का डिपार्टमेंट वहाँ बना है जब हमने ज्वाइन किया है। तो 84 एंड में या 85 के शुरू में ये डिपार्टमेंट बना है। तो हमारे तालीम के दौरान में ही वहाँ पे ये डिपार्टमेंट का क्रिएशन यूनिवर्सिटी में हुआ। मेडिकल कॉलेज में बायोकेमिस्ट्री था, बट उस वक्त वो बायोकेमिस्ट्री भी जो हुआ करता था वो फिजियोलॉजी का पार्ट हुआ करता था। बट ये 80s का देन है कि बायोकेमिस्ट्री सेपरेट किया है ज़्यादातर जहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर मेडिकल कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में। लखनऊ यूनिवर्सिटी में अलबत्ता बायोकेमिस्ट्री काफ़ी पुराना शोभा था, बड़ौदा यूनिवर्सिटी और लखनऊ यूनिवर्सिटी में। बट बाकी कहीं पे भी बायोकेमिस्ट्री का एज सच डिपार्टमेंट एग्जिस्ट नहीं करता था। तो ये उसी वक्त डेवलपमेंट इसका स्टार्ट हुआ है। अच्छा, अब बायोकेमिस्ट्री जो है, जैसे कहता है बायो और केमिस्ट्री, तो ये ज़िंदगी की केमिस्ट्री के बताता है कि कैसे वही चीज़ें जो यानी कि और सब जगह पे मौजूद हैं वो कैसे लाइफ बना देते हैं। मैं एक हमेशा मिसाल दिया करता हूँ कि मालूम नहीं कैसे डीएनए जो है वो लाइव डीएनए और डेड डीएनए में फ़र्क क्या है। डीएनए तो कैसे ये होता है कि आज इस वक्त हम बैठे हुए हैं, जिंदा बैठे हुए हैं, और अगले मोमेंट में डेथ हुई, ख़त्म। तो अब क्या तब्दीली आ जाती है। तो ये पूरी चीज़ जो है ये बायोकेमिस्ट्री डिफाइन करती है। दैट इज़ व्हाट इज़ बायोकेमिस्ट्री। अब सर इसमें ख़ास तौर से जैसे जो बच्चे ये चाहते हैं कि हम बायोकेमिस्ट्री की तरफ जाएं, तो उनके लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं कि उनको वो फॉलो करें और इस शोबे की तरफ? देखिए, ऐसा है कि पहले तो बायोलॉजी ग्रुप में आना चाहिए, और बायोलॉजी ग्रुप के बाद में आने के बाद में उनको बायोकेमिस्ट्री तो बीएससी लेवल पे भी आ गया है, तो बीएससी लेवल पे भी ऑप्ट कर सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में, ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में हैगा, और एमएससी में तो है ही है बायोकेमिस्ट्री का। और तो बैचलर्स में भी और क्या कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में भी, दोनों में बायोकेमिस्ट्री का इस वक्त काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में भी बायोकेमिस्ट्री के कोर्सेज चल रहे हैं, तो जहाँ पे वो ऑप्ट कर सकते हैं। अच्छा, बायोकेमिस्ट्री जो है मदर ऑफ सो मेनी साइंसेज है। डेफिनेटली बहुत सारी ब्रांचेस आज की डेट में वो बायोकेमिस्ट्री से निकल के आएंगे। ये नहीं कि आप महदूद रह के बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी है वो बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है, बायोटेक्नोलॉजी है वो बायोकेमिस्ट्री से निकला है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है बायोकेमिस्ट्री से निकला है, जेनेटिक्स है ये सारे डिपार्टमेंट इसी से निकले हैं। ये इनका सब, इम्यूनोलॉजी, अब ये सब शोबे बन गए अपने आप।
जिसके ऊपर रिसर्च हो रही है, डिपार्टमेंट्स क्रिएट हो गए हैं हमारे हिंदुस्तान में, हर जगह डिपार्टमेंट। मगर ये सारे के सारे शोबे जो निकले हैं ये सब बायोकेमिस्ट्री इसकी मदर साइंस है। तो बायोकेमिस्ट्री से बहुत सारे, एंडोक्राइनोलॉजी है वो बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है। तो ये सारे शोबे जो निकलते हैं वो बायोकेमिस्ट्री से निकलते हैं। डॉक्टर साहब, बायोकेमिस्ट्री में और कौन कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी हैं कि जहां पर जॉब से रिलेटेड या अपने कैरियर को और ऊंचाई तक ले जाने के लिए? देखिए, बायोकेमिस्ट्री के बाद जो तालिब इल्म बायोकेमिस्ट्री में अगर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद में डॉक्टरेट करते हैं, अगर डॉक्टरेट नहीं भी करते हैं तो उसके बाद में बहुत सारी आजकल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एक तो यूनिवर्सिटीज़ में भी देखिए एज टीचर्स वो जा सकते हैं जी। दूसरी बात यह है कि रिसर्च के लिए फर्दर अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे वो एज ए साइंटिस्ट जा सकते हैं, और रिसर्च इंस्टीट्यूट बहुत सारे हैं, एक दो नहीं, चाहे ड्रग से रिलेटेड हो, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, चाहे वेटनरी से रिलेटेड हो, वहाँ सब जगह वो। डॉक्टर, ये एक बात बहुत अहम बताई, क्या बायोकेमिस्ट्री का रोल मेडिसिन के फार्मास्यूटिकल उसमें सारी चीज़ें जो हैं, देखिए ज़िंदगी के बारे में जितनी चीज़ें हैं उसके इंटरवेंशन के बारे में जितना है वो सब बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो ड्रग इंडस्ट्री में जा सकते हैं, उसके बाद में जहाँ इंडस्ट्री, पहले तो मैं इंस्टीट्यूट की बात कर रहा था, यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हैं, कॉलेजेस में जा सकते हैं, उसके बाद में फिर वो इंडस्ट्री में जा सकते हैं। अच्छा, आजकल न सिर्फ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, बहुत सारी जैसे कि इवन टेनरीज हैं, वहाँ पे बड़ा रोल है। फूड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पूरा एक नया ब्रांच डेवलप हो गई है, उसमें बायोकेमिस्ट्री का बड़ा रोल है। जितने भी प्रोसेस फूड हैं आजकल उसमें बायोकेमिस्ट्री का रोल है। उसके बाद में वेटनरी साइंसेज में जा सकते हैं, एग्रीकल्चर साइंसेज में जा सकते हैं। फर्दर अगर करना चाहें तो जो इसकी एडवांस ब्रांचेस हैं, जैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, जेनेटिक्स है, अब तो उसमें भी फर्दर डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। प्लस साथ में ये है कि भाई बाहर बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जहाँ पे पोस्ट डॉक्टरल काम करने के लिए, या ये कि इंडस्ट्री में काम करने के लिए, या ये कि फिर डायग्नोस्टिक लैब्स में काम करने के लिए। ये सब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ बायोकेमिस्ट्री के साथ में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं उसमें। क्या डॉक्टर साहब MBBS के बाद भी कोई बायोकेमिस्ट्री का एक स्पेशल MD या कुछ सब्जेक्ट होता है इस तरह का? जो MBBS करते हैं उसके बाद में MD बायोकेमिस्ट्री जी पूरा कोर्स होता है, 3 साल का कोर्स होता है जिसमें MD बायोकेमिस्ट्री करते हैं। और MD बायोकेमिस्ट्री करने के बाद न सिर्फ कि वो टीचर बन सकते हैं मेडिकल कॉलेजेस में, बल्कि उनके लिए ये भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बहुत सारे मैं जानता हूँ बायोकेमिस्ट्री MD किए हुए हैं जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हैं, जो डायग्नोस्टिक्स में हैं, किड्स डेवलपमेंट्स में हैं, ड्रग डेवलपमेंट में हैं। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पूरा एक हॉरिजन है जो अवेलेबल है उनके लिए फॉर जॉब्स। सर, अब ये तमाम बातें इस पे, लेकिन कभी कभी सिर्फ पढ़ना और पढ़ाना भी चीज़ नहीं होती। ये होता है कि नहीं पढ़ तो लिए, लेकिन कभी कभी सबसे अहम चीज़ होती है पर्सनैलिटी, वो कैसे निखारी जाए, ये हमारे देखिए, मेरा एक मानना ये है कि ये इसमें सबसे ज़्यादा रोल जो है वो बड़ों का होता है, चाहे वो माँ बाप हो और चाहे वो असातिज़ा हो, टीचर्स हो। क्योंकि मेरा मानना ये है कि एजुकेशन का मतलब खाली ये नहीं होता कि आपको पढ़ना लिखना सिखा दिया जाए। एजुकेशन का मतलब जब तक कि वो कामयाब एजुकेशन नहीं है, जब तक कि इंसान का अपलिफ्टमेंट ना हो। और अपलिफ्टमेंट से मतलब ये कि एक सिंपल से एग्जांपल बच्चों के लिए मैं हमेशा देता हूँ कि अगर कोई हवाई जहाज़ पे बैठे और वो जिस वक्त हवाई जहाज़ उड़ रहा है तो खिड़की से बाहर देखे, तो हर चीज़ जैसे जैसे हवाई जहाज़ ऊपर जाता है चीज़ें छोटी होती जाती हैं। तो चीज़ें छोटी नहीं हो जाती हैं, हमारा विजन बढ़ जाता है। तो यानी कि छोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो उसकी प्रॉब्लम, जैसे आप ज़िंदगी के लिए कि अगर अपलिफ्टमेंट हुआ तो चीज़ें छोटी, यानी कि छोटे छोटे मसले जो होते हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो आपस में बिल्कुल कम होती चली जाती हैं। तो बिल्डिंग 15 मंजिल की बिल्डिंग है, 100 मंजिल की बिल्डिंग है, आप हवाई जहाज़ से ऊपर गए वो छोटी सी दिखाई देगी। इंसान है, गाड़ी है, घोड़ा है, सब जो आपको दिखाई देगा जैसे चूटियाँ चल रही हैं। तो वो छोटा साइज उनका नहीं हो गया, आपका विजन बढ़ गया। तो यही चीज़ एजुकेशन के साथ में है कि एजुकेशन में जब तक आपका अपलिफ्टमेंट ना हो, जब तक कि आपको जो इंट्रिकेसीज हैं या छोटी छोटी बातों पे आदमी लड़ता है, झगड़ता है, आपस में नाइत्तेफाकी होती है, वो सब चीज़ें ख़त्म तभी हो सकती हैं जब आपका टोटल अपलिफ्टमेंट हो, और वो एजुकेशन के साथ में होता है। तो एजुकेशन का एक तो पॉइंट ये है, और दूसरी चीज़ ये है कि आप एक सबको साथ लेके चलने का, एक सबके साथ काम करने का, सबके साथ मिल के एक नई चीज़ करने का। क्योंकि देखिए, अकेला आदमी कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक कि आप, चाहे आपके बड़ा हो चाहे आपका छोटा हो, उसके साथ में कैसा इंटरपर्सनल रिलेशन। आजकल अब तो इवन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एटीट्यूड और कम्युनिकेशन पे क्लासेस होने लगी हैं, इवन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, कि
एडकॉम कहते हैं उसको, जी। कि एटीट्यूड और कम्युनिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है टोटल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का। मेडिकल साइंस में कम्युनिकेशन कितना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। देखिए, अगर आप लाख इलाज कर रहे हैं मरीज का, उसको बता नहीं रहे हैं, प्रॉब्लम नहीं बता रहे हैं उसको, उससे आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, उसके अटेंडेंस। आजकल आप वो सुनते होंगे कि कहीं मेडिकल कॉलेज में या कहीं अस्पताल में तोड़फोड़ हो गई, मारपीट हो गई, उसका नतीजा क्या है? देखिए, कोई खुदा तो है नहीं भाई, डॉक्टर्स जो हैं कोशिश ही कर सकते हैं, मगर अगर आपने मरीज़ की कंडीशन के बारे में प्रॉपरली अपडेट पेशेंट को खुद और उसके अटेंडेंट्स को नहीं किया, तो वो तो नहीं जानता कि क्या है। तो इसलिए कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई इरिटेट, जाहिर सी बात है, जो अस्पताल में जाएगा परेशान हाल में जाएगा, और परेशान हाल में जाएगा तो सबसे ज़्यादा उसको ज़रूरत होती है कि उसको कंसोल कीजिए आप, बहुत उससे कम्युनिकेट कीजिए, उसको आप बताइए। और अगर ये कर लिया जिसने, तो कभी ना मारपीट होगी ना खुदा तो कोई है नहीं भाई, ज़िंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में, मगर हम कोशिश कर सकते हैं बचना ना बचना तो ये तो ऊपर वाले के हाथ में। तो ये कम्युनिकेशन ना होने की वजह से अब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी ये कोर्स करिकुलम में ले आए हैं कि आप एटीट्यूड और कम्युनिकेशन, ये नहीं कि आपका पढ़ गए हैं, आप डॉक्टर बन गए तो आपका दिमाग ही ख़राब है कि किसी से आंख मिला के बात ना करें, किसी से कुछ बताएं ना, वो पूछ रहा है आप झड़क दे रहे हैं, तो ये नहीं चलता है। आपको अपना एटीट्यूड, वही मैंने कहा कि अपलिफ्टमेंट का मतलब ये है कि ये टोटल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, अपलिफ्टमेंट का मतलब ये है, एजुकेशन का मतलब ये है कि ऐसा अपलिफ्टमेंट हो कि आपकी टोटल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो। और प्लस एजुकेटेड और अनएजुकेटेड में एक डिफरेंस होता है कि आपका बात करने का तरीका, आपका चलने का तरीका, आपका बोलने का तरीका, आपका एक दूसरे से, भाई अगर कोई टीचर दूसरे को गाली बक रहा है तो स्टूडेंट क्या समझेगा उसको, वो तो वही चीज़। तो अगर ये हम चीज़ें सब कर रहे हैं तो एक क्या मिसाल सोसाइटी के लिए दे रहे हैं। एक स्टूडेंट की ज़िंदगी में एक इंस्टीट्यूट या एक जगह जहाँ वो पढ़ता है वो कितना मायने रखता है, उसकी क्वालिटी और उसके बहुत ज़्यादा मायने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए। देखिए, ये भी होता है, मैंने आपको पहले बताया अपना कि अलीगढ़ ने हमें बहुत सिखाया, और हम क्या, जितने लोग वहाँ से पढ़ते हैं, बहुत कुछ, यानी कि टोटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पर्सनैलिटी होता है। तो कोई भी इंस्टीट्यूशन, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, अगर वो अच्छी तरबियत नहीं दे रहा है तो उसका मेरे ख्याल से कोई, यानी कि पढ़ाई तो ठीक है, बिल्डिंग बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी बात है, बट अगर पर्सनैलिटी डेवलप नहीं कर रहा है, टोटल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट, उसके लिए ना सिर्फ के जैसे पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है, बल्कि खेल कूद भी ज़रूरी है। वो भी एक कम्पिटिटिव, यानी कि आप खेल रहे हैं, एक आदमी जीतेगा, एक आदमी हारेगा, बट फिर भी गले मिलेंगे आपस में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ज़िंदगी के सफ़र में भी यही रहता है कि आप, परेशानियाँ भी आएंगी, उलझनें भी आएंगी, ये तो है नहीं कि स्मूथ रनिंग नहीं होगा, बट उसको कैसे आप कोप अप कीजिए, कैसे उसके साथ में जिए आप। क्योंकि आजकल देखिए बहुत ज़्यादा होता है कि रोज़मर्रा हम सुनते रहते हैं कि साहब वो एक इम्तिहान में फेल हो गया, बच्चे ने जाकर सुसाइड कर लिया, किसी ने डांट दिया, इंटॉलरेंस इतना हो रहा है कि साहब उन्होंने अपने लटक गए जाके। तो ये चीज़ जो है, ये कहीं ना कहीं हमारी तरबियत में कमी है, कहीं ना कहीं हमारे जो एजुकेट करने के तरीके में कमी है, जिसकी वजह से ये सारी समस्याएं आ रही हैं। एक बड़ा अहम ये एक देखने में आता है सर कि माँ बाप की एक्सपेक्टेशन बड़ी होती हैं, और ख़ास तौर से बच्चों को। मसलन ये अक्सर सर मैं इस प्रोग्राम के हवाले से सवाल करता रहता हूँ कि बच्चे का किसी भी सब्जेक्ट में दिल नहीं लग रहा उसके, लेकिन माँ बाप की एक्सपेक्टेशन ये है कि वो बने तो उसी सब्जेक्ट में जाए। तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरा ये कहना है कि बच्चे को, देखिए जाहिर सी बात है कि माँ बाप जितना जानते हैं, क्योंकि तजुर्बा ज़्यादा होता है उनके साथ में, तो वो ज़रूर है कि बेजा कोई चीज़ नहीं करेंगे, वो बच्चे के लिए एक अच्छे एक्सपेक्टेशंस के साथ ही उसको कहेंगे। इनिशियली हो सकता है बच्चे को ना मालूम, बट अगर बच्चा बिल्कुल किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेता और उसको आप कंपेल कीजिए, उसको फोर्स कीजिए आप कि भाई तुम्हें यही करना है, तो ये मेरे ख्याल से उसके साथ में इससे बड़ा दुश्मनी का काम कोई नहीं हो सकता। अगर आप उसके दोस्त हैं तो डिस्कस कीजिए। मैंने आपको बताया, आपने ही बताया कि हमारे वालिद चाहते थे हमें कि डॉक्टर बने, मगर हमसे जब डिस्कस किया तो उन्होंने एक बार भी मुझसे पलट के नहीं कहा कि तुमने क्यों नहीं किया या तुम कर लेते। अच्छा, तो ये एक, अगर आप देख लें कि बच्चे के कोई ज़रूरी नहीं है कि वो डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के, साइंटिस्ट बन के एक्सेल करे। अगर वो एक आर्टिस्ट बन जाता है, एक ओरेटर बन जाता है, कोई भी काम करता है और उसमें वो एक्सेल करे, नाम अपना पैदा करे, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बजाय इसके कि एक चीज़ ऐसी है कि जिसमें भीड़ में जाके वो खड़ा हो जाए, जहाँ वो कुछ ना कर पाए। तो कौन सी चीज़ ज़्यादा बेहतर है भाई? जहाँ पे वो एक्सेल करे, अपना नाम कमाए। तो मेरे ख्याल से बच्चे को बताएं ज़रूर, समझाने की ज़रूर कोशिश करें कि भाई अगर बिल्कुल गलत, प्रॉपर गाइडेंस ज़रूरी है, बट ये कि अल्टीमेटली उसका क्या इंटरेस्ट है, और अगर बच्चे का इंटरेस्ट है किसी चीज़ में
तो वो ज़रूर एक्सेल करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर, एक गुजारिश ये है कि आखिर में एक ऐसा मैसेज जो आपके एक एक लफ्ज़ जो है उन नौजवानों के लिए मिशल राह भी बन जाए। देखिए, मेरा मानना हमेशा ये है कि पहले तो आदमी की सोच होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, डिवोशन होना चाहिए और उसके साथ में डिटर्मिनेशन होना चाहिए। 3 डीज़ मैं कहता हूँ। डेडिकेशन होना चाहिए पूरा, कि डेडिकेटेड रहे उस चीज़ के लिए, डिवोटेड रहे उसके लिए और डिटर्मिन्ड रहे कि हमें ये हासिल करना है। अगर ये चीज़ करे और जो चीज़ में भी लगे उसमें फिर लग के काम करे, दिल से काम करे, जिसमें और काम वो करे जिसमें मज़ा आए उसको। अगर इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो वो काम करना बेकार है। तो इसलिए डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन एंड डिवोशन टुवर्ड्स योर ऑब्जेक्टिव, पहले ऑब्जेक्टिव आपके क्लियर होना चाहिए और उसके बाद में उसके ऊपर आपको लग के काम करना पड़ता है। और जो भी कीजिए उसमें ट्राई कीजिए कि आप एक्सेल करें, तो उससे आपका भी भला होगा, आपके ख़ानदान का भला होगा, आपकी सोसाइटी का भला होगा और आपके मुल्क का भला होगा, हर किसी का भला होगा। और अगर आप अपनी एनर्जीज़ को गलत राह पे लगाएंगे, बेकार जाने देंगे, क्योंकि देखिए ज़िंदगी एक ही बार मिलती है और उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत होती है और उसको चैनलाइज करने की ज़रूरत होती है। हम लोगों का बड़े होने के नाते ये मैंने कि एक वर्चू बनती है कि हम सबको गाइड करें और बच्चों को एक प्रॉपर रास्ता दिखाएं। और बच्चों के लिए यह है कि वो एक अपना एम एंड ऑब्जेक्टिव तय कर लें और उसको हासिल करने के लिए जितनी मेहनत कर सकते हैं वो करें और डिटर्मिन्ड रहे उसके लिए। नाजरीन, ये था प्रोग्राम इंतखाब और हम गुफ्तगू कर रहे थे प्रोफेसर डॉक्टर अब्बास अली मेहंदी साहब से। उम्मीद करते हैं ये प्रोग्राम पसंद आया होगा और उन नौजवानों से ये गुजारिश भी है कि आप अपनी कोशिशों और काविशों को उस मंजिल तक ले जाएं जहां पर मंजिल मकसूद कहा जाता है। अपने मेज़बान अतहर काज़मी को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।